हेलो क्लास, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, बाल रोग विभाग, क्लास 3 है। अभी का हमारा सेशन है 2.22, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे जो डायरिया हम पढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, उसमें जो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन हो रहे हैं उनको हम फुलफिल कैसे करना है। डायरिया की कंडीशन में क्या क्या सप्लीमेंट्स हमें देने हैं, लाइक जिंक सप्लीमेंट है, विटामिन ए सप्लीमेंट, और एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट किस वायरस पे, बैक्टीरिया पे काम करने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा सेशन था 2.21, उस सेशन में हमने देखा था डायग्नोसिस डायरिया का, इवेल्यूशन कैसे करना है डायरियल पेशेंट का, सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन हमें क्या मैनेजमेंट करना है, वो हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। और इस लेक्चर में हम देखेंगे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई है उनको हमें कैसे फुलफिल करना होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का किस तरीके से यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं जिंक सप्लीमेंटेशन से। हमने देखा था जब हम माइल्ड, जब कोई डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं थी, माइल्ड डिहाइड्रेशन की कंडीशंस थी, तब हम जो प्लान ए एंड प्लान बी, ट्रीटमेंट प्लान ए प्लान बी किया था, हमें जिंक सप्लीमेंट पेशेंट को दे रहे थे। जिंक की डेफिशिएंसी कॉमन होती है डेवलपिंग कंट्रीज में। जब भी डायरिया होता है तो जिंक इज लॉस ड्यूरिंग डायरिया एंड एसोसिएटेड विद impaired electrolyte and water absorption, decreased brush border enzyme activity, impaired cellular and humoral immunity। जब भी डायरिया हो रहा है तो जिंक डेफिशिएंसी हो रही है। जब जिंक लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से जो साइन सिम्टम हमें मिल रहे हैं जिंक लॉस के, वो हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा हमारा, वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, डिक्रीज ब्रश बॉर्डर एंजाइम एक्टिविटी, जो इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर है उनमें जो एंजाइम एक्टिविटी होने वाली होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी वह कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए या एंजाइमेटिक एक्टिविटी को नॉर्मल रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए जिंक सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। जिंक सप्लीमेंटेशन से होगा क्या, रिड्यूस ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया, डायरिया की ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी कम हो जाएगा। अगर डायरिया सीवियर कंडीशन में जाने वाला होगा तो बीच में अगर हमने जिंक का सप्लीमेंट दे दिया है तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, सीवियर से माइल्ड या मॉडरेट हो जाएगा, माइल्ड मॉडरेट से नो डिहाइड्रेशन या नो डायरिया वाली कंडीशंस आ जाएगी। इंक्रीज द यूज ऑफ ORS एंड रिड्यूस इन द टाइम, रिडक्शंस इन टाइम। तो जिंक सप्लीमेंटेशन है तो डायरिया की सीवियरिटी कम है और ड्यूरेशन भी कम हो रही है, इससे बेबी होगा या फिर जो भी पेशेंट है वो ORS का यूज बढ़ जाएगा और रिडक्शन इन टाइम, यानी कि जो ORS के बीच में टाइम गेप हमें देना था वो कम हो जाएगा। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल, अगर एंटी माइक्रोबियल्स का इनअप्रोप्रिएट यूज कर रहे थे तब भी उसके साथ भी हमें जिंक सप्लीमेंटेशन देना है। रिड्यूस रिकरेंस विद इन 2 to 3 मंथ, अगर डायरिया बार बार रिकरेंस हो रही है डायरिया की तो वो भी कम हो जाती है। और एपिथेलाइजेशन के लिए हेल्प करता है इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में। जिंक सप्लीमेंटेशन इसकी डोज होगी 10 मिलीग्राम पर डे फॉर इन्फेंट लेस देन 6 मंथ ऑफ एज एंड 20 मिलीग्राम पर डे फॉर दोज हु आर 6 मंथ फॉर मोर देन 6 मंथ ऑफ एज एंड फॉर 10 डेज के लिए हम जिंक सप्लीमेंट देना है। 6 महीने से छोटे बच्चे हैं तो 10 मिलीग्राम पर डे देंगे, और अगर 6 महीने से बड़े बच्चे हैं तो 20 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग 10 दिन के लिए हम जिंक सप्लीमेंटेशन को यूज करते हैं। जिंक के बाद आता है विटामिन ए, यूजुअली गिवन फॉर पेशेंट विद डायरिया हु हैड मीजल्स इन्फेक्शन एंड माल न्यूट्रिशन। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन हमें जब देना है जब मीजल्स इन्फेक्शन के बाद डायरिया हुआ है पेशेंट में या माल न्यूट्रिशन के साइन ज़्यादा मिल रहे हैं। विटामिन ए की डोज होती है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट फॉर चिल्ड्रन लेस देन 6 मंथ, 6 to 12 मंथ चिल्ड्रन के लिए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट फॉर, और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज ऑफ विटामिन ए ओल्डर देन 12 मंथ चिल्ड्रंस के लिए होती है। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन के बाद एंटी डायरियल ड्रग्स और एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं, इनको हमें नहीं देना है। शुड नॉट बी गिवन टू यंग चिल्ड्रन विद एक्यूट और परसिस्टेंट डायरिया और डिसेंट्री। एंटी डायरियल ड्रग और एंटी इमेटिक जो ड्रग है वो हमें एक्यूट डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया और डिसेंट्री की कंडीशन में यंग चिल्ड्रंस को नहीं देना है, अवॉइड करना है। अगर हम एंटी डायरियल या एंटी इमेटिक ड्रग को दे रहे हैं तो ये प्रिवेंट नहीं करती है डिहाइड्रेशन को और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेट को भी इम्प्रूव नहीं करती, तो एंटी डायरियल ड्रग एंटीमेटिक देने का कोई सेंस नहीं है यंग चिल्ड्रंस में। सम हैव डेंजरस समटाइम फेटल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो हमें एंटी डायरियल एंटीमेटिक ड्रग्स को अवॉइड करना है यंग चिल्ड्रंस में एक्यूट डायरिया की कंडीशन में।
ओंडानस्टेरोन इज एन इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक एंटीमेटिक एजेंट। हम इसको कभी कभी यूज कर सकते हैं। अगर परसिस्टेंट वोमिटिंग है तो हमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हो नहीं पाएगी, तो एक सिंगल सबलिंगुअल डोज ओंडानस्टेरोन की हम दे सकते हैं 4 से 11 साल के बच्चों में 4 मिलीग्राम की डोज में। 8 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रन ओल्डर देन 11 ईयर है, इसकी डोज दे सकते हैं। हाउ मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट रिक्वायर मेनली एंटीमेटिक ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी सफिशेंट होती है। एंटीबायोटिक का भी हमें यूज़ नहीं करना है जिनको एक्यूट ब्लडी डायरिया है, जब तक कोई स्पेसिफिक पैथोजन आइसोलेटेड नहीं हो जाता है। एंटीबायोटिक थेरेपी एक रिस्क फैक्टर है उसकी वजह से हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है उन पेशेंट में जिनमें ब्लडी डायरिया है जो इकोलाई की वजह से है। देन एंटीबायोटिक्स हमें कब यूज करनी है? डिसेंट्री में हमेशा करते हैं एंटीबायोटिक यूज। सस्पेक्टेड कोलेरा, सस्पेक्टेड या प्रोन सेप्सिस हो गया है तो एसोसिएटेड नॉन जीआईटी इन्फेक्शन है लाइक निमोनिया, मेनिंजाइटिस या यूटीआई में या न्यूट्रिशंस की कंडीशन है तो एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, शिगेलोसिस से डायरिया हुआ है तो कोट्रीमा, मोक्साजोल, सिप्रोफ्लेक्सासिन या सेफ्ट्रिक्सोन का एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का यूज करते हैं। कोलेरा हुआ है डायरिया विब्रियो कोलेरी की वजह से तो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लेक्सासिन यूज कर सकते हैं। एमीबियासिस से डायरिया है तो मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को यूज करते हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ द डायरिया, डायरिया का प्रिवेंशन होता है। दिस इन्वॉल्व इंटरवेंशन एट 2 लेवल्स। डायरिया का प्रिवेंशन हमें 2 लेवल में करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है टू रिड्यूस डिजीज ट्रांसमिशन। प्राइमरी प्रिवेंशन हम करते हैं ताकि डिजीज का ट्रांसमिशन आगे न हो, अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो हम इसमें रोटा वायरस या मीजल्स वैक्सीन का यूज करते हैं। रिपीटेड हैंड वॉशिंग करवाते हैं, एडिक्वेट और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन करना है जिससे डिजीज ट्रांसमिट ना हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन करेंगे जिससे डिजीज अगर हो गई है तो वो सीवियर ना बने, उसकी सीवियरिटी कम हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, जिंक सप्लीमेंटेशन को यूज करना है। और जो हमने 5F लाइक फेसेस, फ्लूइड, फाइल्स, फोमाइड्स और फिंगर्स समराइज बाय द 5F डायग्राम जो हम आगे देखेंगे। टेक होम मैसेज में डायरिया इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन एज नो आइसोटोनिक, नो डिहाइड्रेशन है, सम डिग्री ऑफ हाइपरटेंशन था या सीवियर, सम डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन था, सीवियर डिहाइड्रेशन था। इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन था, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करेंगे। एंटीबायोटिक, एंटीमेटिक, एंटीमोटिलिटी एजेंट को हमें रूटीनली यूज नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच।